हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई। तो मेरे प्यारे CUET एस्पिरेंट्स, जिन सब ने CUET दिया था एग्जाम इस बार और जो उम्मीद कर रहे हैं, आंखों में सपने लिए कि भैया हमें सर DU में एडमिशन चाहिए, यानी कि ड्रीम यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, एब्सोल्युटली बोथ, ड्रीम भी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है। तो जो मेरे साथ जुड़े हैं अभी स्टूडेंट्स हमारे और जिनका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, उन्हें बताना चाहूंगा कि DU ने अपना फॉर्म प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। कल से यानी 14 तारीख से DU ने अपने फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं और ये विंडो 31 अगस्त तक खुली रहने वाली है। पहली बात। दूसरी बात, आपका अब जो एडमिशन प्रोसेस है ये 2 फेजेस में पूरा होने वाला है। पहला फेज पता है क्या है? पहला फेज वो फेज है जहां आप DU को बताना चाहते हैं कि हम आपके पास आने में इंटरेस्टेड हैं। अब सेकंड फेज क्या होगा सोच सकते हैं? सेकंड फेज होगा रिजल्ट आने के बाद, जब DU आपको बताएगा कि हम आपको लेने में भी इंटरेस्टेड हैं। तो इंतजार कीजिएगा सेकंड फेज का। फिलहाल हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा बहुत ही स्पेशल सेशन, स्पेशल वीडियो, जहां पे हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको अपना DU का फॉर्म फिल करना है। ध्यान से देखिएगा, डिटेल्स जो भरी जा रही हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल गौर फरमा के बैठ जाइएगा अभी से ही कि क्या डिटेल्स कहां फिल करनी है। गलती की गुंजाइश बहुत कम है दोस्तों, तो प्लीज अगेन जैसे मैंने कहा, अभी इस वीडियो में फुल अटेंशन के साथ बैठ जाइए। तैयार? चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे कहां? आपके सबसे पसंदीदा सर्च इंजन पे। मैं नहीं, नॉर्मली आप लोग हर सवाल मुझसे ही पूछते रहते हैं, तो मैं नहीं, आपका मान लीजिए सेकंड सबसे पसंदीदा सर्च इंजन यानी कि गूगल पे जाके आपको टाइप क्या करना होगा भाई? आपको टाइप करना होगा UGadmission.uod.ac.in। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपके पास यही आ रहा है। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, सबसे पहली वेलकम स्क्रीन आपकी आती है कुछ इस तरीके से। नाउ अगर आप यहां फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे और आपके सामने खुल जाएगी कुछ इस तरह की आपकी रजिस्ट्रेशन स्क्रीन। यहां पे आपको डेटा मेंशन करना है, क्या क्या? CUET का आपका एप्लीकेशन नंबर। अब ये कहां मिलेगा, ये कहां मिल सकता है सोच के देखो। या तो CUET के एप्लीकेशन की जो सॉफ्ट कॉपी आपके पास है उस पे, या फिर आप लोगों के एडमिट कार्ड पे। साथ में आपको मेंशन करनी होगी डेट ऑफ बर्थ। किसकी डेट ऑफ बर्थ? ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है मेरे पास कि सर किसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें? भैया फॉर्म आपका है तो डेट ऑफ बर्थ भी होनी है आपकी ही। साथ में एंटर करना होगा कैप्चा और फिर आप जाएंगे रजिस्टर पे। वहां पे आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आप बताइए आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं, आपका ईमेल आईडी एंड सो ऑन। तो वहां पे फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कमिंग बैक टू दिस स्क्रीन। जब आप दोबारा लॉग इन करते हैं या दोबारा यही वेबसाइट आप टाइप करते हैं, एड्रेस टाइप करते हैं, तो आप दोबारा इसी स्क्रीन पे आते हैं। अब यहां पे आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है राइट हैंड साइड पे। यहां अब आपके रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल्स आप एंटर करेंगे। वही बात, CUET का आपका एप्लीकेशन नंबर और अभी जो आपने अपना बहुत ही प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड बनाया है। पासवर्ड कहीं लिख के रख लेना, क्योंकि तुम में से कई लोग ऐसे हो जो बिल्कुल गजनी के आमिर की तरह हो। 10 सेकंड के बाद याद रहने नहीं वाला है कि क्या बनाया था, क्या लिखा था। तो मेरी बहुत बहुत खास गुजारिश है, गजनी में गाना भी था, मैं गाना नहीं गाने वाला लेकिन गुजारिश करने वाला हूं कि आप अपना पासवर्ड कहीं लिख के रख लीजिएगा। साथ में आपको एंटर करना होगा कैप्चा एंटर करने में सब चैंपियन हो गए, क्योंकि हमें सबने देखा था लाइव वीडियोस में कैप्चा एंटर करते हुए। तो अब सबको पता है कि भैया कैप्चा कैसे एंटर करना है। एंड देन आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाती है जी आपकी स्क्रीन। एक मिनट इससे पहले बच्चों को कुछ और थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे कि इस स्क्रीन पे यहाँ पे उनके लिए कुछ चीजें लिखी अरे हाँ, जिनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि वो तो फॉर्म हम भर ही देंगे सर, उससे पहले तो चीजें पता होनी चाहिए। पैसे का मामला है, मैं कॉमर्स का बंदा, मैंने सोचा मेरे पास जो भी आए उनको पता तो होगा ही कि पैसे के बारे में इनको बताना तो नहीं पड़ेगा। हाँ, तो सर जो हमारे जो क्या नाम है OBC के नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं और जो जनरल
कैटेगरी के अंदर आते हैं और ईडब्ल्यूएस के इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी जो है सेक्शन 250 रुपए लगेंगे और बाकी लोगों के 100 रुपए हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे भी एक चीज दी हुई है जो आप देख लेना, मतलब अगर यहाँ पे आप BFA वाली के अंदर अगर भरना चाहते हैं जिसके अंदर आपके 400 रुपए लगेंगे अगर आप इस कैटेगरी के अंदर अपना फॉर्म भर रहे हैं, और अगर ECA के अंदर आप भरने चाह रहे हैं जिसके अंदर आपकी स्पोर्ट्स वाली कैटेगरीज वगैरह आ जाती हैं तो आपके 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। BFA जहां तक हमने देखा था, BFA है आपके बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वाला, और ECA जी बिल्कुल अलग अलग एक्टिविटीज आएंगी तो उन एक्टिविटीज के लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा। हाँ, तो अभी फॉर्म में दिखा देंगे कैसे क्या होगा। ECA आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड है, अगर वो चाहिए तो उसका भी अलग पेमेंट करना होगा। वो अभी फॉर्म में बता भी देंगे कहां फिल करना है। तो ये सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे ये आ गई भैया आपकी आपके सामने स्क्रीन पे एक ऐसा पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल आपको एंटर करनी होंगी। सबसे पहले जैसे ही आपने एप्लीकेशन नंबर रखा है तो आप ये देख सकते हैं कुछ कॉलम्स आपके ग्रे कलर में आएंगे, विच मीन्स इनमें सर डेटा नहीं भरना होता है। ये ऑलरेडी सर जब आपने CUET का फॉर्म अप्लाई करा था उस टाइम जो थे वही डेटा यहाँ पे आएगा। तो भाई अब उसमें किसी का हो गया कि सर मेरा वहां नाम मैंने गलत एंटर कर दिया था या ऐसा कुछ है, तो भाई अब वो तो जो हो गया वो हो गया, क्योंकि ये एडिट नहीं किया जा सकता। ये तो CUET एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। देखो जिसके आगे रेड स्टार लगा हुआ है ना, ये डिटेल्स कंपलसरी है भरना, तो ये रेड स्टार आपको भरना होगा। आगे बढ़ेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहां वापस बोल रहा हूं, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ पूछी है तो मम्मी का, पापा का, भाई का, वो या जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उस दिन की डेट मत भर देना। जो हमारे साथ कर रहे थे कि भैया गूगल फॉर्म भरते हैं उसमें हम DO भी पूछते हैं, आप आज की डेट डाल देते हैं कि सर आज ही है, आज ही हुए और आज हमारा 12th का रिजल्ट भी आ रहा है, तो वो काम मत करना। अपनी ही प्यारी सी डेट ऑफ बर्थ भर देना। वैसे सर ये तीनों जो डाटा है ना सर ऑलरेडी भरे हुए इनको मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने CUET का जो फॉर्म भरा उस टाइम था, तो यहाँ तक इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। आगे जहाँ पे सबसे पहले जब आएगा, यहाँ पे भी जो था इनका कि कौन सा सर्टिफिकेट है, ये भी ऑलरेडी उन्होंने उस टाइम जो भरा था भाई आ गया है, यहाँ पे भी भरा हुआ। अब जैसे यहाँ पे अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो OBC नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पे ये सर क्या आ चुका है, ये फॉर्म आ चुका है। लेकिन यहाँ पे हम बताना चाहेंगे ये एडिटेबल है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी ने CUET के उस टाइम फॉर्म भरते टाइम पे आपने अपनी रिजर्व कैटेगरी या उसका कुछ जो डिटेल था वो मेंशन नहीं भी किया था, तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी एक बार मैं कहना चाहूंगा कि अगर CUET का जब इन लोगों ने फॉर्म भरा होगा ना सर, तो उस टाइम उन्होंने जो कैटेगरी भरी होगी तो उनकी जो मेरिट लिस्ट आएगी ना सर, तो हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो। तो एक बार फिर भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एक बार आप एनरोल कर रहे हैं ना, तो उनके हेल्प डेस्क के जो नंबर होंगे वहां पे कॉल कर लेना या उनको मेल करके ये कह देना, अपनी इंक्वायरी रख देना कि उस समय हमने गलती से वो भर दिया था लेकिन हम उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो और हेल्प डेस्क ये रहा भैया, यहाँ हेल्प डेस्क मिल जाएगा, क्लिक करोगे हेल्प डेस्क नंबर आपको मिल जाएगा, उनसे जाके बात करिएगा इस बारे में। फिर भी आप जो भी है एक बार ट्राई कर लेना। जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर है अपने यहाँ भरा, जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे, अगर जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करते तो ये कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही OBC नॉन क्रीमी या कोई भी आपका कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे डाटा भरने होंगे। तो रोशन सर आप बता दीजिए एक बार। तो भाई आपने सेलेक्ट करा OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी, उससे बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको माइनॉरिटी कॉलेजेस में अप्लाई करना है एज अ माइनॉरिटी। सो इफ यू बिलोंग टू अ माइनॉरिटी सेक्शन, जो आपको ऑप्शन दिए हैं क्रिश्चियन, सिख, माइनॉरिटी, देन यू विल अप्लाई फॉर दैट। अगर नहीं तो आप सिर्फ नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे, पहला नाम आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट का, क्योंकि ये जो कास्ट कैटेगरीज होंगी उनके सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। एग्जैक्टली यहां बता देता हूं यहाँ पे कि दोनों तरीके के जो अपने सर्टिफिकेट होते हैं वो इश्यू होते हैं, सेंटर की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी। तो बच्चों रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपको सर्टिफिकेट लगाना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और वह सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद इश्यू होना चाहिए। 31 मार्च 2023 के बाद ही उसकी इश्यू डेट होनी चाहिए। तो यहां तक का सब पता चल गया। तो 31 मार्च 2023 के बाद का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी होगी। देन यू मूव अहेड विथ द एनुअल इनकम ऑफ योर फैमिली। फैमिली के एनुअल इनकम क्या है आप वो मेंशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना होगा। वहां से आगे सर्टिफिकेट इशू की डेट आपको मेंशन करनी होगी। डेट यहां से आप देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके आगे आपको बताना होगा अब ये सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, सर्टिफिकेट में नीचे जिन भी
महानुभाव का सिग्नेचर आ रहा है, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो या हाथ से किया हुआ सिग्नेचर हो, वो उसके नीचे उनकी पोस्ट भी मेंशन होगी। वही है आपके इशूइंग अथॉरिटी और वही आपको पोस्ट यहां मेंशन करनी है। आगे बढ़ेंगे, अब बाकी सारी डिटेल्स बात वही है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रे कलर में आने वाली है। ग्रे कलर का मतलब है ये सब कुछ प्री फिल्ड है, यानी पहले से भरा हुआ डेटा है ये सारा। तो जैसे ही आपने CUET एप्लीकेशन नंबर यहां फिल इन किया था, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका टेलीफोन नंबर, ये सब डेटा ऑटोमेटिक यहां पे आ गया है। ठीक है, फिर भी अगर ये डाटा अगर चेंज हो गया ना सर, तो अल्टरनेट ईमेल और अल्टरनेट अपने मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, ऑल्टरनेट ईमेल दे दीजिए, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दीजिए। अगर उस टाइम फॉर्म भरते टाइम गलत ईमेल चला गया, गलत मोबाइल नंबर चला गया, तो ऑल्टरनेट का ऑप्शन है आपके पास। फिर ये ऑटोमेटिकली भरा हुआ आएगा। जो डेट, ये जो ये आ रहा है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अब यहां ऐसी चीज है, CUET एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपके एडमिट कार्ड में आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपने वहां पे भरा हुआ है, तो वही स्टेट आपको यहां पे मेंशन करना होगा। ठीक है, वही स्टेट आप यहां मेंशन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपसे फैमिली डिटेल्स पूछी जा रही हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू एन ऑर्फन, कि आपके माता पिता की मृत्यु हो गई है। अगर ऐसा है तो आप यहां पे यस रखेंगे, नहीं तो ऑप्शन नो लेके आप आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपसे डिटेल्स पूछी जा रही हैं, आपकी माताजी का नाम है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, और उसके साथ में पिताजी का नाम और उनका ऑक्यूपेशन। साथ में आपसे डिटेल्स पूछी गई हैं, ऑफिस एड्रेस और उनका नंबर। अगर आपको देना है, आप ये डेटा भरना चाहते हैं तो भरिए, अदरवाइज जैसा आप देख सकते हैं इनके आगे वो लाल तारा नहीं लगा हुआ है, रेड स्टार नहीं है, इसका मतलब ये मैंडेटरी डिटेल नहीं है। फिर बढ़ते हैं हम आगे। आगे आपके पास आता है वार्ड कोटा डिटेल्स। अब वार्ड कोटा डिटेल्स का मतलब ये होता है, क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी एम्प्लॉई के वार्ड यानी सुपुत्र या सुपुत्री हैं, तो उस कोटा के भी एप्लीकेबिलिटी की चांसेस होती हैं। अगर आप हैं तो आप यहां यस करेंगे, अगर नहीं हैं तो आप लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। अदर कैटेगरी कोटा, इसमें आप देख सकते हैं एक एक कैटेगरी आपके सामने मेंशन्ड है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, पर्सन जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, हमारे जो चिल्ड्रन विडोज हैं आर्म फोर्सेस के, उनके कैटेगरी दे रखी है, JN के स्टूडेंट्स हैं, सिक्किम स्टूडेंट्स हैं, आइडेंटिटी प्रूफ। अब ये सारी कैटेगरीज तो ऐसी हो गई जो स्पेसिफिक हैं, आप पे एप्लीकेबल होंगी तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इन मोस्ट केसेस इन सबको तो नो करते चलना है। बात आती है आइडेंटिटी प्रूफ की। आइडेंटिटी प्रूफ, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहां मेंशन करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं पासपोर्ट, स्कूल आईडी, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड फोटोग्राफ के साथ, बैंक की पासबुक फोटोग्राफ के साथ, या ड्राइविंग लाइसेंस। अदरवाइज अब इनमें से कुछ भी नहीं है सर, तो बात ही आ जाएगी क्या, आधार पे क्लिक कर देंगे सर। अगर आधार, जैसे आधार कार्ड अपनी आईडी एग्जैक्टली, तो आधार पे क्लिक कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो हम अदर सेलेक्ट करेंगे यहां से और फिर हम आगे बढ़ चलते हैं। तो अदर डिटेल्स में जाने पे सर, हमारे जो अपनी जो कोविड महामारी देखी थी है ना, वो जरूर पूछा गया कि भैया दोनों डोज लगे हैं या नहीं लगे। हाँ। पहले ये बताओ कि कितना रिस्क है, क्योंकि वही मिर्जापुर वाला डायलॉग, रिस्क है तो वो पहले ही पूछ रहे हैं कि भैया 2 डोज लगे हैं, 2 से ज्यादा लगे हैं, ये सारी डिटेल पहले मेंशन करो। तो यहाँ पे डिटेल पूछी गई है सर। मतलब सर वो तो ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने कह दिया कि नहीं एक भी नहीं लगा तो जाके पकड़ के लगवाएंगे, बल्कि 3 डोज एक साथ लगवाएंगे, लेकिन लगवाएंगे जरूर। एंड आर यू एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, क्या आप अभी किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं? अगर हाँ तो आप वहां हाँ भरेंगे, तो उस हिसाब से डिटेल्स पूछी जाएंगी, अन्यथा क्योंकि पहली बार ही रजिस्टर कर रहे हो तो ना ही भरना है। हो जाएगा सर। फिर आगे बढ़े। अब ये बात, यही चीज हमने पूछी थी आपसे, जो शुरू में सर ने बताया भी था आपको अमाउंट के बारे में। सर 400 थे BFA के बारे में, BFA 400, ये 100 रुपए, ऐसे कुछ अलग अलग डिटेल्स आ रही थी आपकी। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आप करना चाहेंगे, नहीं तो आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। करना चाहते हैं तो उस हिसाब से फीस चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो, उस हिसाब से फीस अलग हो जाती है। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर ऑप्शन नो सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाते हैं सीधे। अब आपको मेंशन करना है भैया आपका एड्रेस। एड्रेस एक बार मेंशन करिए। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है जहां आपके नाम से चिट्ठी पत्री आ सके, सिंपल बात। जिस एड्रेस पे आपके नाम से चिट्ठियां भेजी जा सकती हैं वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पे ऑप्शन है सीधा सीधा लिख के कि क्लिक इफ सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। इस पे क्लिक करते ही यही एड्रेस एज इट इज यहां पे कॉपी हो जाता है। एड्रेस बहुत ध्यान से भरिएगा,
प्लीज बहुत बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारी, एड्रेस गौर फरमा के ध्यान से भरिएगा क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इसी एड्रेस पे आने वाले हैं, तो पिन कोड की भी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब जो चीज भरनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अब है कि एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट था, सारी डिटेल अभी तक जो थी सब चेक कर ली है। आगे बढ़ गए भैया, एड्रेस डाल दिया क्योंकि एड्रेस सही लिखना है। क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो आपके एड्रेस पे आने, कॉरेस्पॉन्डेंस होगा एड्रेस पे होगा। अब बात करें, कॉमर्स वाला बंदा हूं, बात करूंगा पैसे की, क्योंकि अब जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि बैंक डिटेल बता दीजिए रिफंड के लिए। अब सर रिफंड वाला एक बार समझाओ आप। रिफंड वाला ये है कि जैसे अभी आपने जैसे सर ने पहले ही बताया था कि अभी आप ड्यू को बता रहे हो कि हम आ रहे हैं, फिर ड्यू को बताने का मौका आएगा जब आपका CUET का रिजल्ट आएगा कि आप हमारे पास जा रहे हैं या नहीं, ड्यू में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, या आपका विचार बदल गया कि हमें नहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उस केस में आपने जो यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन लास्ट में अभी आएगा, तो वो जो पैसे आपने इनको पे करे हैं वो वापस रिफंड हो जाएंगे इन केस अगर आपका ड्यू के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें आपका एडमिशन नहीं होता है। तो ये डिटेल प्लीज ध्यान से भरिएगा, पैसा यहीं आने वाला है। और तो पैसों के मामलों में गड़बड़ी मत कर देना। पैसों के मामलों में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आप भरेंगे क्या क्या, सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम, जिनका भी अकाउंट नंबर आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो कौन है, क्या नाम है उनका, ये मेंशन करें। अकाउंट नंबर मेंशन करें, दोबारा एक बार कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। यहां कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो हाथों हाथ मैसेज आ जाएगा आपके, यहीं लिखा दिखा देंगे वो कि ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये दोनों मैच होंगे, तो इसमें घबराना नहीं है। एक जगह सही भरोगे, दूसरी जगह अपने आप सही भरवा देंगे वो, आपको वो भरवा देंगे कि गलत किया तो हाथों हाथ नीचे रेड में लिखा आ जाएगा भाई ये गलत कर रहे हो। तो इसीलिए गौर करना, ध्यान देना। बैंक बताना कौन सा है, और उसका होता है जी IFSC कोड। ठीक है, IFSC कोड आपको बैंक के स्टेटमेंट में मिल जाएगा, जो उसकी पासबुक होती है उसमें ऊपर IFSC कोड मेंशन्ड होता है, तो वो भर दीजिएगा वहां। अब आप करेंगे यहां पे सबमिट। तो जैसे ही आप करते हैं सबमिट, आप मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट टैब पे। आप देख सकते हैं ये टैब है जी आपके एकेडमिक से रिलेटेड। अब एकेडमिक का मतलब क्या हुआ, जो एग्जाम्स आपने दिए, कौन सा एग्जाम दिया, कौन सा एग्जाम है सबसे इंपॉर्टेंट भाई। CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साबित करना जरूरी है कि क्लास 12वीं आपने पार कर ली है, तो यहां पे सारा डेटा आपको मेंशन करना है अपनी क्लास 12 से रिलेटेड। तो सबसे पहले जैसा हम देख सकते हैं डेटा जो पूछा जा रहा है वो पूछा जाएगा कि भैया बोर्ड ऑफ एजुकेशन कौन सा था, लिस्ट है पूरी, उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना बोर्ड ऑफ एजुकेशन, साथ में मेंशन कीजिए रिजल्ट का स्टेटस। ऑब्वियसली पास ही होना चाहिए सर, वैसे तो बाकी नहीं है तो। जी इसमें ऑप्शंस और भी हैं, आप देख सकते हैं अवेटेड अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन के लिए डाला है किसने, कि रिवैल्यूएशन के लिए दिया हुआ है, अभी हम अवेट कर रहे हैं। अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो आपके कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री पेपर्स होते हैं वो आपने दिए हैं तो आप अवेटेड लिखेंगे, क्योंकि कई जगह या तो पेपर हुए नहीं है या उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो आप अवेटेड सेलेक्ट करेंगे। हालांकि अगर सब कुछ सही सही हो गया था तो फिर सीधे पास पे क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां मेंशन करें और ईयर ऑफ पासिंग कि कब आपने क्वालिफाई किया है क्लास 12 जी, सब क्लास 12 की मार्कशीट में है। क्लास 12 की मार्कशीट अगर नहीं है तो क्या करना है, उनके रिगार्डिंग बताना है कि आपको जो भी अपनी मार्कशीट्स है ना, उन सारी मार्कशीट्स को अपलोड करना है। अभी आगे आएगा, उनको अपलोड करते वक्त आपको उन मार्कशीट के ऊपर अपना नाम लिखना है और उसके नीचे अपने क्या लिखना है सर, सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड लिखना है सर। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों वो अपलोड और भी करेंगे, बट सेल्फ अटेस्टेड आपको ये तीनों सेल्फ अटेस्ट करने होंगे। आगे बढ़ेंगे, आपकी मार्कशीट में जो सब्जेक्ट नेम आ रहा है, ये गौर फरमाइएगा, मार्कशीट में जो सब्जेक्ट नेम है वो यहां पे मेंशन करना होगा। ठीक है, वो मेंशन कीजिए। फिर आपको मेंशन करना है कि भैया टोटल थ्योरी के कितने मार्क्स थे, उसमें से मुझे मिले कितने हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स थे, उसमें मुझे प्रैक्टिकल में कितने मिले हैं। ये दोनों ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, ये क्योंकि फॉर्मूला लगा है इस डेटा के हिसाब से ये ऑटोमेटिक आपके सामने फिल हो जाता है। जिनके 5 सब्जेक्ट वो 5 भरें, जिनके 6 वो 6 भरें। कोई बहुत ज्यादा एडवेंचरस हैं जिसने 7 सब्जेक्ट करे थे क्लास 12 में, वो 7 सब्जेक्ट भी भर सकते हैं। जिनके प्रैक्टिकल नहीं था किसी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे 0 लिख देना है ना। काफी लोगों को कंफ्यूज होगा सर, इसलिए वो डाउट्स हमारे आए भी थे, कल भी पूछा था बच्चों ने कि सर हमारे
हमारे बोर्ड्स में तो प्रैक्टिकल ही नहीं होते। हाँ। तो भैया प्रैक्टिकल वाले सेगमेंट में मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स में 0 भरो, ऑब्टेन मार्क्स में 0 भरो, आगे बढ़ो, झंझट खत्म। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट स्कूल उन्होंने पढ़ी थी उस स्कूल की डिटेल भरनी है कि स्कूल का नाम क्या था, टाइप ऑफ स्कूल कौन सी थी, गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी, और स्कूल की जो लोकेशन है वो क्या है भर देनी है, मीडियम कौन सा था, और कौन सी क्लास तक आपने हिंदी लैंग्वेज पढ़ी है, यानी 12th तक पढ़ी है, 10th तक पढ़ी है, अलग अलग होता है ना सर। कई बच्चों ने 10th तक ही पढ़ी है, जैसे हमारे तो 10th तक ही था सर। सीबीएसई बोर्ड में 10th तक ही रखते हैं, उसके बाद आपको एडिशनली ऑप्ट करना पड़ता है, वरना आप छोड़ सकते हैं। फिर दोबारा हम चलेंगे सबमिट पे, और सबमिट से आगे आप बस ये विंडो खुलेगा, इसमें आप देख यहाँ आप प्रीव्यू होगा उसका, प्रीव्यू जी। ये अब आपकी एकेडमिक डिटेल का प्रीव्यू है, गौर से देख लीजिएगा। हो गया, सब सेटिस्फाइड है, सब सही है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहां आपके पास वो ऑप्शंस आ गए कि भैया स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर आपको अप्लाई करना है। तो अगर जो नहीं जाएगा वो इसको या क्या करेगा सर, नेक्स्ट पे क्लिक करें, वापस जिसको करना है बता रहे थे आप उनकी, नहीं करना, इसीलिए भी सेम है, हम नेक्स्ट पे करेंगे। और ये दोनों डिटेल पहले से भरी हुई आएंगी, इनको आप एडिट नहीं कर सकते। ये आपके उसमें से है, सीयूईटी के एग्जाम में से जो आपका एडमिशन वो है, आपका जो एप्लीकेशन जब आपने भरी थी वहां से लिया हुआ डेटा है ये, इसको कुछ नहीं कर पाओगे, इसको नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो डाटा आपको अपलोड करने हैं उनकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको करना है क्लास 10th की आपकी मार्कशीट आपको खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे अपलोड करनी है। ध्यान रखने वाली बात है कि उसकी साइज मिनिमम 100 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 KB होनी चाहिए। ये आराम से अपने आप फोन से, ये बहुत सारी ऐप होती है वहां से कर सकते हैं, या बाहर आप ई-मित्र वाली आपने जो भी दूसरे जहां से आप करवाना चाहते हो वहां से करवा सकते हैं। और उस फोटो का जो फॉर्मेट है सर वो होना चाहिए जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी ही होना चाहिए। यहाँ पे सारी डिटेल सर यहाँ पे लिखी है। उसी तरह से 12th की होनी चाहिए, उसी तरह से क्या होनी चाहिए सर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और तो 12th वाली किसी के पास नहीं है मार्कशीट, तो उसके रिगार्डिंग क्या करना है सर वो बता दीजिए। भाई 12th की मार्कशीट जिसके पास नहीं है तो दो ऑप्शंस, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपकी मार्कशीट्स डिजी लॉकर पे अवेलेबल मिल जाती है जी, सारे बोर्ड्स की, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी, सारे बोर्ड्स की मार्कशीट्स आपके डिजी लॉकर पे अवेलेबल है। डिजी लॉकर पे लॉगिन कीजिए, अपने क्रेडेंशियल्स जो आपके बोर्ड के क्रेडेंशियल्स हैं वो यूज में लीजिए, अपनी मार्कशीट निकलवाइए। फिर भी दूसरा ऑप्शन सर वो भी बता दीजिए। भाई दूसरा ऑप्शन सिंपल सी बात है, रिजल्ट चेक किया था ना जब, हाँ, तो जो स्क्रीन आई थी, जो मार्कशीट बन के आई थी, उसी की प्रिंट आउट निकालो, हाँ, उस पे अपना साइन करो, नीचे लिखो सेल्फ अटेस्टेड और उसकी फोटो यहाँ पे लगा। और ध्यान देने वाली बात है कि सारी की सारी जो ये है मार्कशीट्स है, हाँ, ये फोटोकॉपी होनी चाहिए, कहीं ओरिजिनल पे साइन मत कर देना भाई। ओरिजिनल जाएगी, वो देनी है यूनिवर्सिटी में, तो ओरिजिनल पे मत साइन माराना, हाँ, फोटोकॉपी ही, ऑलवेज फोटोकॉपी। इसीलिए लिखा है सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी, कॉपी बोलिए, ओरिजिनल नहीं। तो कॉपी पे साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे, उसको स्कैन करके आप अपलोड कर देंगे। फिर हम आते हैं अगेन, जैसे ही नेक्स्ट आएगा, अब आपके पास ये है, अब क्योंकि हमारे पास अभी हमने 3 अपलोड्स इनकम्प्लीट छोड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम यहां से आगे मूव नहीं कर सकते हैं सर। सेव एंड कंटिन्यू, बट वो फिर वहां ही चला जाता है, दैट गोज टू कि भाई अब मैं थोड़ी देर बाद भरूंगा फॉर्म। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमें मिल जाता है कि अगर आपने अपलोड सारा कर दिया होगा तो यहाँ पे आएगा कंप्लीट, अदरवाइज यहाँ पे जैसे हमने नहीं करा हमें पेंडिंग आएगा। जैसे ही आप ये करोगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जाने पे पेमेंट ऑप्शन आएगा, और पेमेंट पे यहाँ पे आपको बहुत सारे चेक बॉक्स मिलेंगे कि आपने ये चीजें कर ली हैं क्या, उन सब पे आपको चेक बॉक्स कर देना है और कंटिन्यू आगे पेमेंट के लिए भर जाना है। और पेमेंट आप जैसे करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, या जैसे भी आप करना चाहते हैं अपना पेमेंट कर सकते हैं। और चेक बॉक्स जब टिक कर रहे हो ना, तो साथ में एक बार वो मेंटल रिवाइज भी कर लेना कि अच्छा ये जो पूछ रहे हैं जिसपे मैं टिक लगाने जा रहा हूं ये मैंने कर लिया है। उसमें वही है, चेकलिस्ट का मतलब ये होता है क्या आपने ये काम कर लिया है, वरना वो है ना हेरा फेरी मूवी वाली तरह गोलमाल है भाई, गोलमाल है, फिर वो गाना बजेगा, सुनाई नहीं देगा लेकिन बजेगा। तो वो काम मत करना। तो ये सारी चीजें आप जब कर लेंगे तो आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा, आपकी डिटेल्स उस यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाएंगी, और फिर इसके बाद फेज सेकंड फिर इंतजार शुरू होगा। भाई जैसा हमने बोला, अभी आप बता रहे हैं यूनिवर्सिटी को कि हम आ रहे हैं, अब यूनिवर्सिटीज बताएंगी सेकंड फेज में। आपने बोल रहे हो कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, फिर वो बोलेंगे हाँ हम आपका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके। इसी तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज के भी हम फॉर्म आपके लिए लेके आएंगे, तो बस यूं ही हमारे साथ जुड़े रहना।
तो सर बिल्कुल, तो अभी के लिए ये था हमारा सेशन जहां पे लाइव डेमो के थ्रू हमने आपको बताया कि भैया डीयू का CSAS पोर्टल आपको किस तरीके से अभी फिल करना है। होप आप सभी को अब जितने भी सवाल थे उन सबके जवाब मिल गए होंगे। और कोई सवाल है तो भाई करना क्या है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में फटाफट सवाल टाइप करना शुरू कर दीजिए। अगर मेजर सवाल ये है कि सर डीयू का ही बताया, इसके अलावा तो कुछ आपने बोला ही नहीं कि डीयू के अलावा भी तो यूनिवर्सिटी है, तो बताया, घबराइए मत, उनके बारे में भी हम जल्दी वीडियोस लेके आएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का आपको पहले चाहिए। बिल्कुल सही, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम आप ही के लिए हैं। तो अब तो बात वैसी हो गई, डिमांड आपकी, सॉल्यूशंस हमारे। तो अब हम वही काम करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए मेरी और धीरज सर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। फॉर्म अच्छे से भरना, केयरफुली भरना सर, वो बार बार बोलना पड़ेगा, ध्यान से भरना भाई, डिटेल सब पढ़ के भरना भाई। डेट का वेट मत करना। बार होता है कि 26 तारीख का वेट करोगे आप लोग और 31 तारीख का वेट मत करना। हो सकता है लास्ट के दिन जाके साइट क्रैश हो रही हो, बिल्कुल हैंग हो जाए ना। जब करना ही है कोई काम तो पहले ही कर लो ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमें बताने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम एक एक चीज बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों को भरने में इससे भी आधा टाइम लगेगा और डेटा सारा आप ही के पास है। तो झंझट है नहीं, क्या क्या भरना है वो हमने बता ही दिया। और ऑलमोस्ट सारी चीजें मोबाइल से हो जाती है, आपको कहीं जाने की नीड है ही नहीं। आप जिस चीज का सॉल्यूशन चाहते हैं ना, सिर्फ गूगल या यूट्यूब पे लिखिए ये चीज हमें ऐसे करनी है। फोटो को 500 MB या KB कैसे बनाएं, फोटो की साइज कैसे करें, साइन को बिना कॉपी निकाले कैसे एक फोटो से दूसरी फोटो पे चिपकाएं, सारे सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। फिर भी अगर थोड़ी घबराहट है, एक दिन जाइए, फटाफट से करके लाइए सारे डॉक्यूमेंट जो करना है और अपलोड करिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई यूनिवर्सिटी के साथ और नए फॉर्म के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चलो भैया चलते हैं।